नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि अपने विशेषज्ञों को आपसे रूबरू कराएं, आपकी समस्याओं के बारे में करें चर्चा और साथ ही साथ नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की जानकारियों से आपको जोड़े रखें। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। बिहार दिवस के अवसर पर कृषि पवेलियन का आयोजन, दुधारू पशुओं का गर्मी के मौसम में खास ध्यान रखे पशुपालक और किसानों के लिए बेहद उपयोगी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों सूबे के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में कृषि पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्यान निदेशालय द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना को प्रचारित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों को इस पर 90% तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा जल छाजन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जल संचयन संरचनाओं तथा शुष्क बागवानी की महत्ता को जीवन प्रदर्शित किया जा रहा है। पौधा संरक्षण संभाग द्वारा कृषि ड्रोन एवं स्प्रेयर उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है और योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। बिहार के लोग कर्मवीर होते हैं, श्रमेव जयते के भाव को समझते हैं और अपनी मेहनत से अपने भाग्य को और अपनी पहचान को बनाते हैं। और बिहार दिवस पर हमारी शुभकामना है हर बिहारी को कि 21वीं सदी का बिहार देश के गौरव गाथा में अग्रदूत के रूप में काम करे। हर बिहारी जो बिहार के अंदर है, बिहार के बाहर है, अपनी विशिष्टता और विशेषता के साथ अपने श्रम से अपनी पहचान बनाते हुए अपने बिहार को विकसित करें। यदि आप दुधारू पशुओं के पालन से जुड़े हुए हैं तो उनको गर्मी से बचाव करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि दिन में 2 बार निश्चित रूप से उनको नहलाएं, सुबह और शाम में, ताकि उनका शरीर ऊपर से ठंडा रह सके। इसके अलावा सरसों खली का प्रयोग बिल्कुल करना बंद कर दें, उसकी जगह तीसी की खली दें जो ठंडा होता है। साथ ही उन्हें दिन में धूप में चलने नहीं दें, छाया में रखें। विशेष जानकारी बिहार वेटनरी कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर संजय कुमार से। पहले तो है कि दिन में 2 बार निश्चित रूप से नहाएं, सुबह और शाम में, ताकि उसका शरीर ऊपर से ठंडा रहे। अच्छा, अगर आपको गर्मी के मौसम में खल्ली का जो सरसों खल्ली का मात्रा बिल्कुल 0 कर दें, उसके जगह पर तीसी खल्ली दें। तीसी खल्ली का तासीर ठंडा होता है। तीसरा चीज़ है कि दिन में धूप में चरने नहीं दें, छाया में रखें। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग रासायनिक खाद के स्थान पर किया जा रहा है और अपने कई फायदों के कारण यह बेहद लोकप्रिय होता जा रहा है। जानने योग्य बात यह है कि वर्मी कंपोस्ट की तरह ही वर्मी वाश भी फसल के उत्पादन के लिए बेहद उपयोगी और लाभदायक है। वर्मी वाश केंचुओं द्वारा उत्सर्जित तरल पदार्थ है, जिसका संग्रहण हम वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के दौरान कर सकते हैं। बाद में इसे चलनी से चालकर अलग भी किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद, ये अब काफ़ी पॉपुलर हो गया है और मुझे लगता है कि आप लोग भी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर बनाते होंगे। वर्मी कंपोस्ट बनाने के दौरान एक प्रकार का तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम वर्मी वॉश कहते हैं। और जैसे वर्मी कंपोस्ट पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, उसी प्रकार ये वर्मी वॉश जो है, जो तरल पदार्थ है, ये भी बहुत उपयोगी होगा। आपने देखा होगा कि केचुए का शरीर हर समय गीला रहता है, क्योंकि हमेशा उसके शरीर से एक तरल पदार्थ का उत्सर्जन होता है और यही जो गीला पदार्थ है, ये अगर हम इसको संग्रहित कर लेते हैं तो यही वर्मी वॉश कहलाता है। किसान भाई बहनों, यदि आप अपने खेतों में टमाटर लगाने जा रहे हैं
तो इसके प्रभेदों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। टमाटर के अच्छे प्रभेदों में है हिंग सोना, जो देशी प्रभेद हैं, इससे कहीं भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अर्का सौरभ भी लगा सकते हैं, जिससे उत्पादन अधिक से अधिक मिलेंगे। उन्नत प्रभेद के चुनाव में अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। टमाटर की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक बेहतरीन जरिया है। इसकी कुछ ऐसी किस्में हैं जिसमें ना कीट लगते हैं और ना ही रोग होता है। इन किस्मों की खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आलू के बाद टमाटर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी मांग बाजार में साल भर रहती है। टमाटर की फसल औसतन 150 दिनों में तैयार हो जाती है। दुनिया भर में टमाटर 15,000 से अधिक किस्मों में आते हैं। वहीं भारत में टमाटर की लगभग 1,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ही व्यावसायिक रूप से उपलब्ध किस्में हैं। टमाटर की कुछ लोकप्रिय और लाभदायक किस्में हैं दिव्या, अर्का विशेष, पूसा, गौरव, अर्का अभिजीत, अर्का रक्षक, अर्का अभेद, अर्का मेघाली आदि। किसान अपने घर पर ही खेती कर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आज के आधुनिक दौर में खेती की प्रक्रिया आसान और लाभदायक हो गई है, यदि कुछ सावधानियां बरती जाएं। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं ग्राम नारायणपुर, जिला वैशाली के ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान रघुवीर सिंह। इन्होंने मिर्च की खेती कर लागत मूल्य से अधिक मुनाफा लिया है। इनका कहना है 1.25 एकड़ में मिर्च की खेती रासायनिक और केचुआ खाद की मदद से की है और सफल रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उनकी ही जुबानी। यहाँ मिर्चाई का 1.25 एकड़ ज़मीन में मिर्चाई का खेती किए हुए हैं। रासायनिक खाद केचुआ खाद जो बोलते हैं, केचुआ से तैयार होता है गोबर से, उससे ये छीट के अथी करके दोनों से ये उत्पादन किए हैं। पिछले साल से बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है और पेड़ उड़ का भी बहुत बढ़िया फसल हुआ। कृषक बंधुओं, कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करने से मजदूरों की समस्या दूर होती है, साथ ही कम समय में ज़्यादा काम किया जा सकता है। इस मशीन के उपयोग से एक बार में ही फसल की कटाई, कुटाई, दौनी और फसल की दानों की सफाई एक साथ हो जाती है। इसे विशेष रूप से गेहूं, मक्का, चना और सरसों और मूंग की फसलों की कटनी और दौनी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव इस प्रकार रहे। लाल आलू 1,500 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1,400 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं लोकल प्याज 2,500 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना अपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आपने सुनी अपनी ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी भी। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। वर्तमान समय में जगह की कमी होती जा रही है और कई बार हम उसका अगर बेहतर प्रयोग न करें तो हम वो सफलता नहीं ले पाते और अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। हमारे छतों पर कई बार जो जगहें खाली होती है उन पर हम उत्पादन करके लाभ ले सकते हैं, जिसे कहते हैं रूफटॉप एग्रीकल्चर। तो आइए आज इसके बारे में जानते हैं अपने विशेषज्ञ से, जो नूरसराय के नालंदा उद्यान महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर सह वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर परवीन फातिमा। आइए जानते हैं उनसे उनकी राय। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे करके हमारे जो घर में बैठी महिलाएं हैं, अगर चाहती हैं कि स्वरोजगार करने का, तो ऐसा क्या करें। तो जी हाँ, जिनके पास अगर जगह ज़मीन नहीं है
और चाहती हैं कि कुछ करना, तो एक ऐसी बागवानी जिसको एकदम सफल बागवानी बना सकती हैं, जी हाँ, छत बागवानी। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसे करके अच्छा खासा आप मुनाफा पा सकती हैं। तो आज हम इसी सब विषय पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ नालंदा उद्यान महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परवीन फातिमा जी हैं। मैम, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि छत बागवानी क्या है और इसे करके हमारी जो घर की महिलाएं हैं अगर रोज़गार करना चाहती हैं तो कैसे इसको कर सकती हैं और अच्छा खासा मुनाफा कैसे पा सकती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, जिससे कि हम फल फूल सब्ज़ी का उत्पादन हम मार्केट से तो लेकर आते हैं, लेकिन जो भी सब्ज़ी और फल हम मार्केट से लेकर आते हैं, बाज़ार से लेकर आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रासायनिक उर्वरकों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया चलाई जा रही है, छत पर बागबानी। इसमें क्या है कि हम अपने छत पर, जो हमारे छत पर 300 वर्ग फीट की खाली ज़मीन है, उस पर हम अपने मनपसंद सब्जियां, फल, इसके साथ साथ औषधीय पौधों का भी हम लगा सकते हैं और एक अच्छी तरीके से हम ताज़े फल और सब्ज़ी खा सकते हैं। मैम, छत पे बागवानी करते समय हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें पे ध्यान देना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए कि मिट्टी, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, कैसे गमले का प्रयोग करें, आज इन्हीं सब विषय पे चर्चा कीजिए। छत पे बागबानी करने के लिए जैसा कि हमने अभी सोचा कि हमको सब्ज़ी लगाना है, हम सब्ज़ी लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं, औषधीय पौधे हो गए हमारे, इसके साथ साथ फूल की भी खेती हम छत पर कर सकते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी सब्ज़ी होती है उसमें मिनिमम 7 से 8 घंटे सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। तो हम अपनी सब्ज़ी वाले गमलों को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर पूरी तरीके से प्रकाश की रोशनी आती हो। ऐसे ही अगर हम गमले की बात करते हैं तो छत पर हल्के गमले के लिए आजकल ग्रो बैग्स आ रहे हैं, जिसमें कि उसका वेट कम होता है और छत पर आसानी से इसको लगाया जा सकता है। इसमें क्या करना है, मिट्टी के चयन करने के लिए हमको 50% नॉर्मल मिट्टी हम ले लेते हैं, उसमें 50% लगाते हैं, गोबर की खाद मिलाते हैं और इसमें थोड़ा हम बालू भी मिलाते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी भरभरी रहे और पानी का निकास प्रॉपर तरीके से होता रहे। अब हमको देखना है कि जहाँ पर हमारी, जैसे कि हम बागबानी छत पर कर रहे हैं, तो वहाँ जो हमारी दीवार साइड पे होगी, प्रकाश की रोशनी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर हम ऐसे पौधों को रखें, जैसे कि हमारे आम का वृक्ष हो गया, अमरूद हो गया, ये सब चीज़ें साइड में लगाएं और हमारी जो सब्जियां हैं, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, उसको बीच में लगाना चाहिए। मैम, छत पे जो बागवानी करते हैं तो हमारे घर की जो महिलाएं हैं अगर बागवानी कर रही हैं तो उसमें कौन कौन सी फल और कौन कौन सी सब्जियों की बागवानी कर सकती हैं, उसका प्रोसेस क्या है वो बताइए। सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो हम अपने छत पे सर्दी के मौसम की सब्जियां, जैसे कि गोभी हो गया, गाजर हो गया, मटर है, वैसे ही बैगन, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब सब्जियों को आसानी से हम ग्रो बैग में अपने छत पर लगा सकते हैं। और आजकल अगर फल की बात कर रहे हैं तो पहले हमको लगता था कि स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ पर नहीं पॉसिबल है, लेकिन आज स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ये सब इजीली हम अपने छत पर लगाते हैं। अगर फल की हम बात करते हैं तो इसके साथ साथ हम आम, अमरूद और बौने साइज़ के पपीता, ये सब भी हम अपने छत पर लगाते हैं। सब्जियों फलों के साथ साथ जैसे कि हमारे औषधीय पौधे, करी पत्ता हो गया, लेमन ग्रास है, तुलसी है, गिलोय है, ये सब भी हम छत पर लगा सकते हैं। बस हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ से भी पौधे ले रहे हैं और जो भी हम सीड ले रहे हैं, वो अगर हम सब्जियों में हाइब्रिड सीड लगाएंगे तो उसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी और उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर फल की हम बात करते हैं तो हमको बौने साइज़ के पौधे जो होते हैं उनको छत पर लगा सकते हैं। जैसे कि आम में ही आम्रपाली वैरायटी छोटी है, बौने साइज़ की होती है, पपीते भी बौने साइज़ की वैरायटी आती है जो कि हम छत पर आसानी से लगा सकते हैं। मैम, छत पे जो बागवानी करते हैं तो उसमें कैसे हम सावधानी बरत सकते हैं और उसके जो फ़ायदे हैं, कैसे उसका फ़ायदा हम ले सकते हैं अगर किसी फल की या सब्जियों की खेती करते हैं, तो उसके बारे में बताइए। छत पे बागबानी करते टाइम हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी छत है उसमें पानी का निकास अच्छा हो, जिससे कि सीजन आने के
चांसेस नहीं होते हैं। दूसरी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि छत पर जो हमारे पत्तियां पौधों से गिरते हैं उसकी प्रॉपर ढंग से सफाई होनी चाहिए, जिसमें कि पानी का ठहराव नहीं होने चाहिए। दूसरी बात है कि छत पर ये बात हम सभी को पता है कि छत पर जो वायु का बहाव होता है वो ज़्यादा होता है, तो पौधे इससे डैमेज ना होने पाए इसके लिए हमको घेराव कर रखना चाहिए और प्रॉपर इसका घेराव रखना चाहिए। और छत पर जब हम बागबानी करते हैं तो हमको छोटे छोटे कीट पतंगे भी उसमें आते हैं, तो हमें टाइम टू टाइम ये देखना चाहिए कि कभी इसमें कोई खरपतवार से की वजह से कोई इसमें बीमारी तो नहीं पनप रही है, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इससे अच्छाइयाँ क्या हैं, छत पर बागबानी करने से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो जो खेती करना चाह रही हैं उनको आसानी से मौका मिलता है कि वो अपने मनपसंद की सब्जियां लगाएं, फल लगाएं, जिससे कि हमें हाई न्यूट्रिशन की वैल्यू की हमें चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये एक और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो पर्यावरण है वो हमारे छत जब हरा रहेगा तो इससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, क्योंकि जहाँ ग्रीनरी होती है, जहाँ पे हरियाली होती है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो तापमान है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा और थोड़ा ठंडा रहेगा। और छत पर बागबानी करने से ये है कि जो हमारा खुला छत होता है उसमें सूरज की रोशनी पड़ने से गर्म रहता है। इससे क्या होगा कि जब हम सारे पौधे लगा देते हरा हो जाता है तो कम से कम 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे कि हमें शहरी इलाकों में जो हम एसी चलाते हैं उससे भी कम बिजली की खपत होगी और हमें एक शुद्ध वातावरण मिलेगा। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को, घर की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? छत पर बागबानी एक बहुत ही अच्छा बागबानी करने का तरीका है। इससे हम लोगों के साथ साथ हमारे बिहार सरकार की तरफ से सरकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसमें किसान भाइयों को या फिर जो लोग खेती करना चाह रहे हैं उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। तो इसके लिए आप अपने बागबानी horticulture.bihar.gov.in से जाकर आप पता कर सकते हैं। छत पर बागबानी एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, जिसमें कि हम आसानी से अपने छत को जो खाली ज़मीन है जहाँ यूज़ नहीं हो रहा था उसका यूज़ करके हम फल, सब्जियां और औषधीय पौधों के साथ साथ हम अपने फूल भी लगा सकते हैं। इससे हमारा वातावरण तो शुद्ध होगा ही, इसके साथ साथ हमको जो भी जैविक विधि से तैयार की गई सब्ज़ी, फल भी मिलेंगे। इसके लिए हमारा बिहार सरकार भी हमारा साथ दे रहा है। जो लोग बागबानी करना चाहते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से स्कीम बनाई गई है। मैम, आपने छत बागवानी के बारे में, घर की बैठी महिलाओं के लिए इतनी अच्छी अवसर के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छत बागवानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे करके हमारी घर की महिलाएं अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं। तो आपने बहुत सारी जानकारी ली परवीन फातिमा जी से, तो अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रूफटॉप गार्डनिंग के बारे में अभी आप जान रहे थे हमारे विशेषज्ञ से ली गई जानकारियां, और अब बारी है कुछ और जानकारियों की, लेकिन उसके पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम से और बने रहिए हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम में जैसे कि ब्रेक के पहले हमने बात की थी कि जानकारियों का सिलसिला रहेगा जारी। वर्तमान समय में पानी की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। जो भूजल है उसका स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है और खेती में पानी की ज़रूरत तो होती है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप
कैसे हम ले सकते हैं, इसके बारे में अब जानते हैं इस फीचर फिल्म के जरिए, जिसके जरिए सरकार की योजना से आपको जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी, ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएं। ऐसी ही और भी जानकारियों के साथ होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। बने रहिए कार्यक्रम में। इसी समय इसी चैनल पर होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ नई जानकारियों, नए विषयों और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।